तो अभी तक मेवाड़ के इतिहास में हमने बात की कि कैसे माता पद्मिनी के जौहर के बाद मेवाड़ की शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। चित्तौड़ जैसे दुर्गम गढ़ों पर यहाँ दिल्ली का अधिकार हो चुका था। तो ऐसे विकट समय में महाराणा हमीर का प्रादुर्भाव होता है और केसरिया ध्वज फिर से लहराता है। मेवाड़ की शक्ति स्थापित होती है। तुगलक को भी हराकर 6 महीने कैद किया जाता है चित्तौड़ में। तो ऐसा महाराणा हमीर का चरित्र आपने श्रवण किया। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मेवाड़ के भीष्म कहे जाने वाले राजकुमार चूना की। चूना के ही वंश चूनावत हुए और चूनावतों का इतना ज्यादा प्रभाव था कि मेवाड़ के राणा महाराणा इनसे पूछकर सिंहासन पर बैठते। तो इनका ऐसी महत्ता कैसी हुई, कैसे यहां राजकुमार चूना ने भीष्म प्रतिज्ञा ली, तो इसकी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि कैसे राजकुमार चूना ने ही राणा कुंभा की जान बचाई, वरना 700 साल का जो मेवाड़ का इतिहास है वो कत्ल की एक रात में समाप्त हो जाता। तो गाथा प्रारंभ होती है यहाँ महाराणा हमीर के पुत्र राणा क्षेत्र सिंह से, जिनको राणा खेता भी कहा जाता है। तो राणा खेता यहाँ मेवाड़ के सिंहासन पर विराजते हैं। यहाँ उनके ही समय में एक घटना घटी कि बारूचारण बूंदी में उपस्थित हैं। बारूचारण कौन है? बारू वही है जो अपने 500 घुड़सवार लेकर, खजाना लेकर महाराणा हमीर की मदद करते हैं और बाद में फिर महाराणा हमीर इन्हीं की मदद से यहाँ मेवाड़ को जीतते हैं। माता बरवड़ी के पुत्र हैं बारू। तो महाराणा हमीर के लिए बारू भाई से भी ज्यादा है, इसलिए इनको बहुत सारी जागीरें और मेवाड़ में सर्वोच्च पद बारू को दिया गया है। एक समय बारू यहाँ बूंदी में उपस्थित है। बूंदी में एक घटना घट गई। कैसी घटना कि यहाँ बूंदी के महाराज बारू पर बड़े प्रसन्न हुए, तो बारू को वो भेंट देने के लिए उतार हुए, भेंट देने के तत्पर हुए। बारू ने मना कर दिया। बारू बोले कि मैं अपने जीवन में प्रतिज्ञा ले चुका हूं कि जो भी मैंने महाराणा हमीर से लिया है सो लिया है, अब उनके अतिरिक्त मैं किसी और से नहीं ले सकता। तो ये बात बूंदी के महाराज को अखर गई। उनको अपना अपमान लगा कि ऐसे कैसे कोई चारण मना कर सकता है। तब यहाँ पर बात धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि बारू को कैद करने की बात होने लगी। बारू इस बात से खिन्न हो गए। तब यहाँ पर बारू बूंदी के महाराज से बोले, महाराज आप क्या समझते हैं, एक चारण की जिह्वा से निकला हुआ वचन केवल उसका वचन नहीं है, उसका पूरा जीवन होता है। मैं आपसे भेंट ले तो नहीं सकता, लेकिन आपको भेंट दे जरूर सकता हूं। ये बात कोई समझता तब तक तो यहाँ बारू की तलवार हाथ में आ गई। बस अगले क्षण बारू ने अपनी गर्दन उतार कर यहाँ बूंदी के महाराज को भेंट में दे दी। ऐसी घटना घट गई यहाँ बूंदी के राज दरबार में। जब ये खबर पहुंची मेवाड़, तब यहाँ राणा क्षेत्र सिंह, क्योंकि बारू का बड़ा सम्मान था, बारू का अपमान पूरे मेवाड़ का अपमान था, तब राणा क्षेत्र सिंह पूरी मेवाड़ी सेना को लेकर दौड़ पड़े बूंदी की ओर। बूंदी पर चढ़ाई की, घोर घमसान हुआ। राणा क्षेत्र सिंह इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन मेवाड़ी सेना इस युद्ध को जीत जाती है। अब यहाँ राणा खेता के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं राणा लाखा। राणा लाखा भी क्रोधित है, अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते हैं, लेकिन बूंदी पहले से ही झुका हुआ है। बूंदी पर पहले ही विजय प्राप्त कर ली गई है। अब ये दुश्मनी आगे न बढ़े, इसके लिए पहले एक नियम चलता था, वो था वैवाहिक नियम। तब यहाँ पर बूंदी के महाराज अपनी पुत्री का विवाह राणा लाखा से कर देते हैं। यहाँ बूंदी की राजकुमारी आकर चित्तौड़ में विराज रही है। अब यहाँ पर एक और घटना घटती है बड़ी जोर की। वो कैसी घटना घटी कि राणा लाखा बूंदी की राजकुमारी को विवाह करके चित्तौड़ ले आते हैं। अब चित्तौड़ में यहाँ ये राजकुमारी रह रही है, इनको हाड़ी रानी कहा जाता है। मतलब बूंदी के जितने भी राजकुमार राजा हुए उनको हाड़ा कहा जाता है, और वहाँ की जो राजकुमारियाँ थी या रानी बनकर कहीं गई तो उनको हाड़ी कहा जाता था। तो यहाँ पर ये हाड़ी रानी उपस्थित है चित्तौड़ में। समय गुजरा, एक दिन राणा लाखा उनका हालचाल पूछने के लिए महल में गए। हाड़ी रानी से पूछते हैं कि आपको चित्तौड़ कैसा लगा, मेवाड़ कैसा लगा, आप कुशल से तो हैं? तो हाड़ी रानी ने यहाँ अपनी मूड में थी। हाड़ी रानी बोली कि महाराज बात सब ठीक है, चित्तौड़ बढ़िया है, लेकिन वो बात नहीं है। राणा लाखा बोले, कौन सी वाली बात नहीं है? चित्तौड़ आपने देखा नहीं, जरा और घूम कर आओ, बहुत बड़ा चित्तौड़ है। तब यहाँ पर हाड़ी रानी बोली, बात सब ठीक है, लेकिन वो बात नहीं है। राणा लाखा बोले, कौन सी वाली बात नहीं है? तब यहाँ पर हाड़ी रानी बोली कि वो बूंदी वाली बात नहीं है, जो बूंदी के गढ़ों में बात है वो बात नहीं है। ये बात राणा लाखा को अखर गई। तब तक यहाँ दासी भोजन लगा चुकी, भोजन परोसा जा चुका है। राणा लाखा के मन के भीतर जो पिता का प्रतिशोध दबा रह गया था, वो भी इस बात से सम्मिलित होकर उभर आया। राणा लाखा शुद्ध हो गए। तब यहाँ हाड़ी रानी से बोले, रानी मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में चाहिए, चित्तौड़ ज्यादा सुंदर है या बूंदी ज्यादा सुंदर है? हाड़ी रानी समझ गए कि राणा क्रोधित हो गए। हाड़ी रानी बोली, महाराज मैं तो मजाक कर रही थी, आप इसको ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए, दोनों ही अपने आप में सुंदर हैं। राणा लाखा बोले, रानी मुझे केवल एक उत्तर चाहिए,
चित्तौड़ या बूंदी, लेकिन हाड़ी रानी भी वास्तव में हाड़ी रानी थी। हाड़ी रानी बोली महाराज दोनों ही सुंदर हैं, मैं एक उत्तर नहीं दे सकती। तब यहाँ राणा लाखा और क्रोधित हो गए, रानी आपको एक ही उत्तर देना होगा। तब यहाँ अंत में हाड़ी रानी बोली महाराज अगर आप एक उत्तर सुनना चाहते हैं तो वो है बूंदी, बूंदी अधिक सुंदर है। इस बात से राणा लाखा क्रोधित हो गए। तब यहाँ से राणा लाखा क्रोध में दंदनाते हुए अपने दरबार पहुंचे। दरबार में बैठक की और प्रतिज्ञा की अपने सामंतों के सामने, जब तक मैं बूंदी के गढ़ को नहीं ढहा देता, जब तक मैं बूंदी को नहीं धूल में मिला देता, तब तक मैं अन्न और जल का ग्रहण नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा, ये वचन बड़ा दुर्लभ था। यहाँ सभी सामंत हिल गए, मंत्री सेनापति सब हिल गए, बोले महाराज आपने क्या कर लिया, ऐसी प्रतिज्ञा क्यों कर ली? क्योंकि बूंदी को तब हम उस पर आक्रमण करें जब बूंदी के राजा अकड़ रहे हों, वो पहले से ही झुके हुए हैं, पहले से ही समर्पित है मेवाड़ के प्रति। अब ऐसे में उन पर आक्रमण करना यहाँ चारों तरफ गलत संदेश जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, हम बूंदी पर आक्रमण नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे कारण हैं। तब यहाँ पर क्या किया जाए, क्योंकि वचन ले चुके हैं, क्षत्रिय का वचन तो वचन ही होता है, वचन के लिए तो बाद में अपना सर काट दिया। यहाँ पर अब क्या किया जाए, तो पंडित जी कब काम आएंगे? तो हम यहाँ पर सभी ब्राह्मणों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया, महाराज आप ही बताइए क्या करें, इस वचन का कैसे अनुपालन हो। तब यहाँ पर ब्राह्मण देवता बोले महाराज बात सीधी सीधी है, महाराज ने अगर बूंदी को डहाने का वचन लिया है तो बूंदी को डहाने के बाद ही अन्न जल ग्रहण किया जाएगा। यहाँ सामंत बोले ब्राह्मण देवता बुद्धि तो ठीक है, क्या बात कर रहे, बूंदी को हम नहीं ढहा सकते। तब यहाँ पर ब्राह्मण देव बोले आक्रमण तो बूंदी पर ही होगा, लेकिन प्रतिज्ञा में ये थोड़ी कहा गया है कि असली बूंदी पर आक्रमण होगा, हम नकली बूंदी भी तो बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर ब्राह्मणों ने एक रास्ता निकाल दिया। तब यहाँ पर बड़ी द्रुत गति से एक नकली बूंदी बनाई गई, नकली बूंदी के महल बनाए गए, मिट्टी के ही महल। अब इस नकली बूंदी को ढहाने के लिए राणा लाखा निकलेंगे, उनकी पूरी सेना सज गई जैसे कि असली बूंदी पर आक्रमण करने जा रहे हैं, क्योंकि वचन तो पूरा करना है कैसे भी हो। यहाँ पूरी साज सज्जा के साथ अपनी पूरी सेनापतियों के साथ राणा लाखा अपने घोड़े पर सवार होकर नकली बूंदी को ढहाने के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही चित्तौड़ की तलहटी में ये नकली बूंदी बनाई गई थी, पूरी मेवाड़ की प्रजा इस कौतुक को देखने के लिए वहां उपस्थित है। लेकिन जैसे ही राणा लाखा उस नकली बूंदी के पास पहुंचे कि एक तीर कहीं से आकर राणा लाखा के घोड़े में लगता है, दूसरा तीर आकर उनके कवच पर लगता है। बात समझ नहीं आई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई कि मेवाड़ के राणा पर कोई हमला कर सकता है, वो भी मेवाड़ में। बस क्या था, सैनिक दौड़ पड़े, एक 13 वर्ष के बालक को पकड़ कर ले आए। बालक को जब प्रस्तुत किया राणा लाखा के सामने तो लाखा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये बालक कोई और नहीं था, राणा लाखा की पत्नी हाड़ी रानी का ही भाई था कुंभाहाड़ा। तब यहाँ राणा लाखा पूछते कि तुमने हम पर हमला क्यों किया? तब कुंभाहाड़ा का जवाब अद्भुत था। मेवाड़ में खड़ा होकर मेवाड़ के राणा से आंखों में आंखें डालकर बोला महाराज जब तक इस धरती पर एक भी हाड़ा जीवित है, बूंदी असली हो या नकली, लेकिन गिराई नहीं जा सकती। ये सुनकर जो मेवाड़ी प्रजा थी वो भी सन्न रह गई, कैसा अद्भुत बालक है कि नकली बूंदी को भी नहीं गिरने दे रहा। यहाँ वो कुंभाहाड़ा सामने खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सभी आश्चर्य, क्योंकि राणा लाखा की प्रतिज्ञा भी पूरी करवानी है, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, क्या करें, सभी सन्न खड़े हुए हैं। तब राणा लाखा ने समझाया, पहले कुंभाहाड़ा को सभी ने समझाया, बालक समझकर समझाया, लेकिन कुंभाहाड़ा नहीं समझने वाले थे। तब यहाँ राणा लाखा उस नकली बूंदी को ढहाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां कुंभाहाड़ा की तलवार हाथ में आ गई। अब राणा पर हमला हो तो उससे पहले यहाँ सैनिक प्रस्तुत हुए मेवाड़ के, मेवाड़ी सैनिकों में और कुंभाहाड़ा में यहाँ तलवार खनकने लगी। बस क्या था, वो अद्भुत द्वंद्व शुरू हुआ जिसे देखना भी अपने आप में सौभाग्य था, क्योंकि एक 13 वर्ष का वीर बालक अकेला जूझ रहा है मेवाड़ में, लेकिन स्वाभिमान नहीं झुकने दे रहा। अब ये वीर बालक कब तक टिकता? यहाँ मेवाड़ी सैनिकों के तलवार भाले बरस रहे हैं, धीरे धीरे ये घायल होने लगा और अंत में मेवाड़ी सैनिक का भाला आकर छाती के आर पार हो गया। कुंभाहाड़ा धरती पर धराशायी हो जाता है। मेवाड़ी जो प्रजा देख रही थी वो भी सन्न थी। आज इस वीर की वीरगति देखकर मेवाड़ की प्रजा की आंखें भी नम हो गई। ऐसा अद्भुत चरित्र ये कुंभाहाड़ा का, मैंने भी जब पढ़ा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे वीर हुए, ऐसी वीर गति ही हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है कि वे अपने स्वाभिमान के लिए जूझ जाएं। ऐसे ही वीर तो प्रेरित करते रहे हैं कि रणभूमि में अपना सर कटने के बाद भी
शत्रु दल के शीश उतारे जाते हैं हमारे शूरवीरों द्वारा। ऐसे ही तो वो वीर हैं, ऐसे ही तो महाभारत में 16 वर्ष के अभिमन्यु हुए जो पिछले 5000 सालों से प्रत्येक योद्धा को प्रेरित करते आ रहे हैं। पता थी कि चक्रव्यूह में एक बार प्रवेश हो गया तो फिर जीवित वापस ना आ पाएंगे, लेकिन फिर भी शूरवीरता की एक नई परिभाषा रच गई। उन्हीं अभिमन्यु की वीरगाथा अब कुकू एफएम पर ऑडियो बुक के रूप में भी आप सुन सकते हैं। वीर अभिमन्यु की पूरी गाथा शुरू से लेकर अंत तक यहाँ आपको इस ऑडियो बुक में प्राप्त होगी। कैसे अर्जुन यहाँ सुभद्रा से विवाह करते हैं, वो भी सारी कथा। अंत में यहाँ कैसे अभिमन्यु का प्रतिशोध अर्जुन लेते हैं महाभारत के युद्ध में, तो वो सारी कथा यहाँ आपको इस ऑडियो बुक में सुनने को मिल जाएगी। तो आप जरूर जाकर कुकू एफएम पर इस ऑडियो बुक को सुने, लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाकर साइन इन करें। और 1 साल के लिए कुकू एफएम मिलता है 399, लेकिन अगर आप मेरा वाउचर कोड यूज करेंगे व्रत50 तो आपको यहाँ 50% डिस्काउंट के साथ केवल 199 देने होंगे। तो जाएं कुकू एफएम पर इन ऑडियो बुक्स को जरूर सुनें। अब यहाँ पर धीरे धीरे समय गुजरा, राणा लाखा वृद्धावस्था में आ गए। राणा लाखा के ही बड़े पुत्र हैं चूड़ा, राजकुमार चूड़ा, जिनको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है, और मेवाड़ का पतन होने से भी चूड़ा ने ही बचाया था। तो चूड़ा अगले शासक बनेंगे मेवाड़ के, सभी को पता है। पूरी मेवाड़ की प्रजा चाहती है, सभी तरह से योग्य हैं चूड़ा। ये बात मारवाड़ के महाराज को भी पता है, मारवाड़ बगल में ही है मेवाड़ के। तब मारवाड़ की राजधानी मंडोर हुआ करती थी। तो यहाँ मारवाड़ के महाराज ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह सोची कि वे चूड़ा से करवाते, क्योंकि अगला पुत्र जो होगा चूड़ा और हंसाबाई का, वो मेवाड़ का शासक बनेगा और मारवाड़ का प्रभाव इस तरह से मेवाड़ में स्वतः ही बढ़ जाएगा। तब यहाँ मारवाड़ के महाराज ने विवाह का नारियल ब्राह्मणों को देकर अपने पुत्र को साथ किया। पहले ऐसे ब्राह्मण नारियल लेकर आते थे। तब यहाँ रणमल जो पुत्र थे महाराज के, ब्राह्मणों को साथ लेकर मेवाड़ के दरबार में पहुंचते हैं। यहाँ ब्राह्मण जैसे ही पहुंचे तो राणा लाखा उपस्थित थे अपने सिंहासन पर, लेकिन चूड़ा वहां नहीं थे। राणा लाखा ने यहाँ ब्राह्मणों को देख थोड़ा सा विनोद सूझा, थोड़ी सी मजाक सूझी उन्होंने, और मजाक में ही उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे लिए आज तक विवाह के नारियल आ रहे हैं। ब्राह्मण इससे थोड़े शक पका गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र के लिए नारियल लेके आए हैं। तब यहाँ सारी स्थिति उन्होंने साफ की नहीं। राणा लाखा ने भी यहाँ कहा कि मैं सिर्फ विनोद कर रहा था, मुझे पता है कि इस बुढ़ापे में नारियल मेरे लिए तो कोई लाने से रहा। ये सभी वार्ता जब बाद में चूड़ा को पता चली, तब यहाँ चूड़ा बोले कि अगर मेरे पिता ने थोड़ा सा भी रस, थोड़ी सी भी इच्छा इस विवाह में दिखाई है, तो अब हंसाबाई का विवाह मेरे पिता से ही होगा, मैं नहीं करूंगा। अब यहाँ सभी समझा रहे हैं चूड़ा को कि ऐसा नहीं हो सकता, आपके पिता से हंसाबाई का विवाह नहीं किया जा सकता, आपके साथ ही होगा। जब ये बात रणमल को पता चली, रणमल से यहाँ चूड़ा जाकर स्वयं निवेदन करते हैं कि आप अपनी बहन का विवाह मेरे पिता से कर दीजिए। रणमल बड़े चतुर व्यक्ति थे। रणमल बोले कि मैं अपनी बहन का विवाह अगर आपके पिता से कर दूं तो मुझे पता है अगर शासक आप बनोगे, मेरी बहन के जो पुत्र होंगे वे आपके दास बनकर रह जाएंगे, सामंत बनकर रह जाएंगे। तब आप यहाँ आश्चर्य देखो कि चूड़ा ने वही भीष्म प्रतिज्ञा की जो पितामह भीष्म ने की थी। चूड़ा ने यहाँ प्रतिज्ञा की कि मैं अब मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा, अब आपकी बहन के जो पुत्र होंगे वही अगला शासक इस मेवाड़ का बनेगा। बहुत बड़ी बात थी। जिस राज्य के लिए लोग कट मर रहे थे, एक अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से नहीं चूक रहे थे, वहां चूड़ा ने सब त्याग दिया। अब चूड़ा के वचन पर सभी को विश्वास था। तब यहाँ रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से होता है। राणा लाखा को थोड़ी सी ग्लानि थी इस बात की कि मेरे पुत्र ने मेरे लिए इतनी पितृभक्ति दिखाई, और वास्तव में उनकी वो पितृभक्ति थी, केवल दिखावा नहीं था। तब यहाँ राणा लाखा ने चूड़ा को भी बहुत सारे अधिकार दिए, क्योंकि अगर राजा नहीं बन सकते चूड़ा, तो राजा के बाद जो दूसरा नंबर होगा मेवाड़ में वो चूड़ा का होगा। तो चूड़ा को यहाँ 16 जागीर में से 4 जागीर दी, जिनमें से सलूम्बर सबसे प्रमुख जागीर थे। तो 4 जागीर यहाँ चूड़ा को मिली, और अधिकार मिले कि चूड़ावतों का राजा बनाने में मेवाड़ का अगला जो राणा बना करेगा उसमें सबसे ज्यादा अधिकार हुआ करेगा। जैसे महाराणा प्रताप राणा नहीं बने थे, उनके भाई जगमाल राणा बन गए थे एक साजिश के तहत। तो बाद में कृष्णदास चूड़ावत ने यहाँ फिर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया, और बाद में फिर महाराणा प्रताप ही राणा मेवाड़ के बनते हैं। तो यहाँ चूड़ावतों को बहुत ज्यादा प्रभाव इसी वजह से बढ़ा था, क्योंकि ये प्रभाव दिया गया था। और राणा के बाद जो हस्ताक्षर सभी कागजों पर होंगे वो चूड़ावतों के होंगे। तो चूड़ा और चूड़ा के वंशजों को ये सभी अधिकार वहां राणा लाखा के द्वारा दिए गए। लेकिन अब यहाँ राणा लाखा और हंसाबाई से एक पुत्र होता है मोकल। ये मोकल वही है जो अगले शासक बने मेवाड़ के, और इनके ही पुत्र फिर बाद में राणा कुंभा होते हैं, जिनकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। तो मोकल यहाँ पर अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। मोकल के संरक्षक के तौर पर यहाँ चूड़ा उपस्थित है। चूड़ा यहाँ मोकल को धीरे धीरे करके सारी शस्त्र दीक्षा देकर मोकल को यहाँ
एक वीर पुरुष बना रहे हैं। लेकिन यहाँ हंसाबाई को थोड़ा शक संदेह हुआ चूड़ा पर, वो इसलिए क्योंकि जब तक मोकल पूरी तरीके से वयस्क नहीं हो जाते तब तक चूड़ा ही संभालेंगे, राणा लाखा तो यहाँ गुजर चुके हैं। तो यहाँ हंसाबाई को थोड़ा शक संदेह हुआ चूड़ा पर, और एक दिन चूड़ा से हंसाबाई ने कह दिया। ये बात चुभ गई चूड़ा को, क्योंकि चूड़ा ने इतना बड़ा मेवाड़ का त्याग किया था, इतने बड़े राज्य का त्याग किया था, फिर भी माता ने संदेह किया। तो यहाँ पर चूड़ा अपने सभी जागीरों को छोड़कर अपने सभी परिवार को लेकर चले जाते हैं मालवा। मालवा में तब होशंग शाह राज्य कर रहा था, तो होशंग शाह के दरबार में जाकर फिर वे अपनी सेवाएं देते हैं। तो चूड़ा चले गए, एक तरीके से बहुत बड़ी शक्ति चली गई मेवाड़ से। अब यहाँ हंसाबाई ने मारवाड़ से अपने भाई रणमल को बुला लिया। रणमल एक बड़े ही जोर के योद्धा थे, इसमें कोई संदेह नहीं, और उनकी कदकाठी भी 7.5 फीट की थी। तो रणमल को यहाँ बुला लिया। पहले तो रणमल अपनी बहन के साथ बड़ी ईमानदारी से रहते हैं, मोकल का भी यहाँ बड़ी ईमानदारी से संरक्षण करते हैं। 1422 में यहाँ मोकल राजा बनते हैं, राणा बनते हैं मेवाड़ के। अब लेकिन रणमल के साथ क्या बेईमानी हो गई कि रणमल के पिता ने, रणमल वैसे राजा बनने थे मारवाड़ के, लेकिन रणमल के पिता ने उनके छोटे भाई कान्हा को वहां राजा बना दिया। अब रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई से कहा कि मैं तो राजा रहा ही नहीं, यहाँ आ गया, मेरे पीछे से वहां सारा कांड हो गया। तो यहाँ पर रणमल फिर मेवाड़ की सेना लेकर जाते हैं और वहां अपने भाई को हराकर फिर मारवाड़ के राजा बनते हैं। तो यहाँ ये कहानी समाप्त होती है। दूसरी कहानी यहाँ मोकल की शुरू होती है। मोकल जब राजा बन गए, राणा बन गए, तब गुजरात के अहमद शाह का आक्रमण हुआ यहाँ मेवाड़ पर। अब इसकी जिम्मेवारी, रोकने की जिम्मेवारी मेवाड़ की है। तब मोकल अपनी मेवाड़ी सेना को लेकर पहुंचते हैं जीलवाड़ा में। जीलवाड़ा में शिविर लगाया हुआ है, लेकिन यह मोकल के ही दादा के दासी के पुत्र थे चाचा, और मेरा चाचा का एक पुत्र भी था इक्का, और इनके साथ एक महपा पवार भी था। ये सभी गुट बन गया, और यहाँ चाचा और मेरा ने शिविर में प्रवेश करके रात्रि में ही मोकल की हत्या कर दी। ये बड़ी घटना थी कि मेवाड़ के राणा की हत्या हो गई, वो भी ऐसे विकट समय में, युद्ध होने वाला, अहमद शाह अपनी पूरी सेना लेकर आ रहा है, और जब उसे पता चलेगा कि मेवाड़ के राणा की हत्या हो गई तो वो और द्रुत गति से आएगा। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। यहाँ पर अब दो गुट बन गए। चाचा मेरा ने बड़ा आतंक मचाया, रात्रि में ही यहाँ कत्लेआम होने लगा। मोकल के तब पुत्र राणा कुंभा भी 14-15 साल के थे। तो यहाँ जो सामंत थे उन्होंने देखा कि अब किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, रात्रि में चारों तरफ कत्लेआम मच रहा है, तो राणा कुंभा को वहाँ बचाकर निकाल दिया जाता है मेवाड़ के लिए, चित्तौड़ के लिए। क्या चित्तौड़ जाएं, सुरक्षित रहें, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो बाद में फिर देख लेंगे। लेकिन चाचा मेरा यहाँ से भाग जाते हैं, पहाड़ों की शरण लेते हैं, क्योंकि मेवाड़ की सेना के सामने उनकी चलनी भी क्या थी, यहाँ सेना प्रबल थी। पर बड़ी घटना घट चुकी थी। मेवाड़ के राणा की हत्या होने का मतलब ये था कि अब मेवाड़ की सेना को संभालने वाला कोई नहीं था। यहाँ अब सुबह संस्कार हुआ मोकल का, फिर बाद में सभी सामंत मंत्रियों की बैठक होती है। यहाँ राणा मोकल की एक पत्नी थी कमलावती, वे भी इस बैठक में उपस्थित होती है। तो यहाँ पर अभी सभी सामंत मंत्रणा कर रहे हैं कि राणा मोकल के न होते हुए सेना का मनोबल कमजोर है। अब अगर हम अहमद शाह से लड़ेंगे तो हमारी हार निश्चित है, और ऐसा है कि राणा की ही अगर हत्या हो गई तो सेना क्या लड़ेगी। तो यहाँ पर सभी ने योजना बनाई कि कैसे भी अहमद शाह को मना लिया जाए, उसको मेवाड़ का खजाना देकर, और कैसे भी उससे संधि कर ली जाए। उसे कुछ गढ़ चाहिए, कुछ जमीन चाहिए मेवाड़ की, तो दे दी जाए। बाद में जब हम सशक्त होंगे तो फिर सब वापस प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये मंत्रणा रानी कमलावती सुन रही है। रानी कमलावती ने जैसे ही सुना कि मेवाड़ का खजाना, मेवाड़ के गढ़ दे दिए जाएं, रानी कमलावती अपने आसन से खड़ी हो गई और क्रुद्ध होकर सभी सामंत मंत्रियों से बोली कि अगर मेवाड़ी रक्त में कायरता पसर ही चुकी है, मेवाड़ी सपूतों ने अपनी मातृभूमि को बेचने का निर्णय अगर कर ही लिया है, तो इस कमर में बंधी तलवार को मत लजाओ, इसे उतार कर फेंक दो। आप युद्ध नहीं करोगे तो क्या ये युद्ध नहीं होगा? अब स्वयं मैं जाऊंगी अपनी सेना को लेकर लड़ने। मैं अपनी सेना के साथ, अपने इन मेवाड़ी वीरों के साथ अंतिम श्वास तक लड़ूंगी, लेकिन बिना लड़े उस अहमद शाह को एक पगभूमि भी मेवाड़ की नहीं मिलेगी। ऐसा वीरोचित उद्बोधन रानी कमलावती का सुनकर यहाँ सामंतों की भी भुजाएं फड़क उठी। रानी कैसी बात करती हो, हम अपने प्राण दे सकते हैं। यहाँ सभी सामंत खड़े हो गए। जब ये बात रानी कमलावती की सेना को पता चली, तो जो सेना का मनोबल गिर चुका था राणा की हत्या के बाद, उस मनोबल में एकदम से उफान आ गया, एकदम से उत्साह आ गया। एक चिंगारी ही काफी होती है मानव को महामानव बनाने के लिए। यहाँ सेना तत्पर हो गई अहमद शाह से लड़ने के लिए। अब बस
या तो विजय या वीर गति। अहमद शाह को जब ये बात पता चली कि राणा की हत्या हो चुकी, अफरा तफरी मची हुई है, तो उसने अपनी सेना की गति और बढ़ा दी कि जल्द से जल्द वो आक्रमण करे ताकि मेवाड़ को आसानी से जीत सके। लेकिन यहाँ अहमद शाह जब रणभूमि में पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मेवाड़ की सेना पहले से भी ज़्यादा सशक्त होकर मुकाबले के लिए खड़ी थी। यहाँ युद्ध होता है, मेवाड़ी सेना ने अपना वीरोचित पराक्रम उस दिन प्रकट किया और इस युद्ध को जीत लिया। अहमद शाह को वहां से भागना पड़ा। तो ऐसी रानी कमलावती हुई। अब यहाँ पर मेवाड़ में राणा मोकल के बाद शासक बनते हैं राणा कुंभा। 1433 में राणा कुंभा विराजमान हुए सिंहासन पर। राणा कुंभा की तब उम्र थी 14-15 साल। तो एक उम्र कम होने के कारण उनकी दादी हंसाबाई ने फिर से अपने भाई को पुकारा, रणमल को। रणमल अब मारवाड़ के राजा भी बन चुके हैं, तो रणमल को फिर पुकारा। जैसे आपने मोकल को संरक्षण दिया था, वैसे आप कुंभा को भी दें। अब लेकिन रणमल की नीयत बदल चुकी है, उनकी रणनीति बदल चुकी है। रणमल यहाँ मेवाड़ आते हैं, संरक्षण देते हैं कुंभा को, और चाचा मेरा को भी मौत की घाट यहाँ उतार दिया जाता है भीलों की सहायता से। अब राणा कुंभा तो यहाँ सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन सारी ताकतें रणमल के हाथ में आ गई। रणमल ने धीरे धीरे मारवाड़ से अपने सभी जो राठौड़ थे उनको बुलाना शुरू किया, और बड़े पदों पर जितने भी बड़े पद थे यहाँ मेवाड़ के, उन सब पर राठौड़ों को बिठाना शुरू किया। तो मेवाड़ में दो गुट बन गए, एक सिसोदिया गुट, एक राठौड़ गुट। राठौड़ गुट को तो ये रणमल संभाल रहे थे, सिसोदिया गुट को संभाल रहे थे मोकल के ही एक भाई थे राघव देव। राघव देव ये देखकर बड़े ही खींच रहे थे कि यहाँ धीरे धीरे करके रणमल पूरे मेवाड़ पर अधिकार करता जा रहा है। तो यहाँ राघव देव का विरोध हुआ रणमल से। रणमल लेकिन बड़ी चतुर व्यक्ति थे, रणमल ने यहाँ राघव देव की चुपचाप हत्या करवा दी। राघव देव की हत्या हो गई। धीरे धीरे रणमल जो भी मार्ग में पड़ रहा था, जो लग रहा था कि ये विरोधी हो सकता है, उस सब को साफ करते जा रहे थे। लेकिन हंसाबाई को रणमल पर फिर भी पूरा भरोसा था कि ये भाई है, ऐसा नहीं करेगा, ये मेवाड़ को सुरक्षा दे रहा है। रणमल की यहाँ पर एक प्रेयसी थी भारमली दासी। अब वहाँ एक घटना घटित हुई। भारमली दासी से रणमल बड़ा प्रेम करते हैं। एक दिन भारमली दासी उनसे नाराज हो गई। तब यहाँ रणमल ने भारमली दासी को ऐसे ही मनाने के लिए कहा कि तुम्हें नाराज नहीं होना चाहिए, तुम तो अब मेवाड़ की महारानी बनने वाली हो, तुम्हारे लिए ही तो मेवाड़ में कत्ल की रात आने वाली है। ये सुनकर भारमली दासी का जो प्रेम था वो सब, उसका नशा उतर गया, क्योंकि वो प्रेम तो करती थी रणमल से, लेकिन एक सच्ची राष्ट्रभक्त भी थी। तो यहाँ पर जब उसे पता चली कि रणमल पूरे ही मेवाड़ के जितने भी राजवंशी हैं सबको समाप्त करने की सोच रहा है, तो भारमली दासी यहाँ पहुंच गई रणमल की बहन हंसाबाई के पास, और हंसाबाई को सारी कहानी बताई। लेकिन हंसाबाई को अपने भाई पर ज़्यादा भरोसा था, वो यहाँ दासी पर कैसे भरोसा करे। तब यहाँ पर उस भारमली दासी ने कटाल निकालकर अपनी गर्दन पर रख ली थी, और यहाँ हंसाबाई से बोली, महारानी अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करती तो मैं अपना जीवन अभी समाप्त कर देती हूँ, लेकिन मैं अपने मेवाड़ के साथ द्रोह नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप कैसे भी इस मेवाड़ को बचा लो। क्यों? क्योंकि अब रणमल राणा कुंभा की हत्या करने वाला है। राणा कुंभा की हत्या अगर रणमल ने कर दी तो मेवाड़ पूरा का पूरा मारवाड़ के हाथ में चला जाए। 700 वर्षों से चले आ रहा ये इतिहास एक कत्ल की रात में समाप्त हो जाएगा। हंसाबाई को भी कहीं ना कहीं पता था कि रणमल ऐसा कर तो सकता है, लेकिन अब रणमल को रोकने वाला कोई नहीं था। मैंने बताया रणमल 7.5 फीट का एक बड़ा ही भयंकर योद्धा, हर तरीके से कूटनीति, राजनीति, युद्ध नीति सब में पारंगत ऐसा योद्धा था, तो उसको रोकने वाला तो कोई नहीं था। तो यहाँ पर अब हंसाबाई बात भी नहीं कर सकती, और रणमल से बात करने के तो रणमल जो कत्ल की रात कुछ दिन बाद आएगी वो पहले ही आ जाएगी। रणमल से अब यहाँ कैसे बचा जाए। तब हंसाबाई को यहाँ याद आए रावत चूड़ा। चूड़ा मालवा में है, यहाँ दूध को दौड़ाया गया, चूड़ा को पत्र मिला, और पत्र में स्पष्ट था कि मेवाड़ का अस्तित्व संकट में है, और उस अस्तित्व को केवल एक ही व्यक्ति बचा सकता है, और वो केवल आप हैं। चूड़ा चाहते तो न जाते, नाराज थे, दुत्कार कर निकाला गया था मेवाड़ से, लेकिन वे सब भूल गए। अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए वे दौड़ पड़े यहाँ चित्तौड़ की ओर। चित्तौड़ में पहुंचे, हंसाबाई से सारी स्थिति का जायजा लिया गया। लेकिन अब रणमल को कैसे रोका जाए। मैंने आपको बताया कि रणमल 7.5 फीट का योद्धा, बड़ा ही कुशल योद्धा था। ऐसा योद्धा, जैसे मैं एक कहानी पढ़ रहा था कि भरतपुर के महाराजा सूरजमल के बेटे हुए जवाहर सिंह, वे किसी तीर्थ में गए हुए थे अपनी माता को लेकर, तो वहाँ का एक मुस्लिम शासक था, उसको पता चली कि जवाहर सिंह आए, तो उसने अपने सेनापति को भेजा कि देख कर आओ कि वो कितनी सेना लाया है और कैसी स्थिति में है, कैसे उसको मारा जा सकता है। तो सेनापति जब देख कर लौटा और उस मुस्लिम शासक ने पूछा कि कैसे मार सकते हैं उसको। तब सेनापति ने बड़ा सुंदर कहा, सेनापति बोला कि जवाहर सिंह को सामने से तो नहीं मारा जा सकता, इतना जरूर साफ है, पीछे से आप भले ही मार दो। तो वही बात
कि रणमल को सामने से तो कोई नहीं मार सकता, तो हिम्मत ही ना हो ऐसे व्यक्ति से लड़ने की। तो यहाँ पर अब कैसे रणमल को मारा जाए, योजना बनाई गई। चूड़ा ने ही योजना बनाई कि जो भारमली दासी है वही इस कार्य को क्रियान्वित करेगी। अब यहाँ पर दूसरे दिन भारमली दासी के पास जैसे ही रणमल पहुंचते हैं, रणमल कत्ल की रात लाने वाले थे सिसोदियाओं के लिए, लेकिन सिसोदियाओं ने यहाँ कत्ल की रात ला दी राठौड़ों के लिए। ये कत्ल की रात अब आ पहुंची है। यहाँ रणमल भारमली दासी के पास उपस्थित है। तो भारमली दासी भी अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची राष्ट्रभक्ता थी। तो यहाँ भारमली धीरे धीरे करके शराब पिलाने लगी। कैसे भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शराब पिला दी जाए रणमल को तो ये बेहोश हो जाए। तो धीरे धीरे रणमल को शराब पिलाई जा रही है। रणमल धीरे धीरे यहाँ बेहोशी में पहुंचते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आया कि रणमल पूरी तरीके से यहाँ मूर्छित हो जाते हैं। तो यहाँ भारमली दासी ने रणमल का एक हाथ लेकर चारपाई से बांध दिया, क्योंकि सुरक्षा फिर भी जरूरी है। तो यहाँ हाथ बांध दिया और जो मेवाड़ी सैनिक वहाँ खड़े हुए थे, जो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कैसे भी मूर्छित हो रणमल, उनको इशारा किया। यहाँ मेवाड़ी सैनिक टूट पड़े रणमल पर। एक सैनिक ने अपनी कटार निकाली और यहाँ छाती में मार दी रणमल के। बड़ी जल्दबाजी करी, लेकिन इस कटार से रणमल की जो मूर्छा थी वो दूर हो गई, मतलब रणमल जाग गए। और आप उस इतिहास को पढ़ो जो मेवाड़ के पन्नों में दर्ज है कि यहाँ रणमल ने लोटे से केवल वहां 3 मेवाड़ी सैनिकों को तब भी मार दिया, मतलब मरते मरते भी रणमल 3-4 सैनिकों को वहां वीरगति प्राप्त करा गए। लेकिन बहुत सारे सैनिक थे, यहाँ तलवार भाले बरस रहे थे। अंत में रणमल यहाँ बिल्कुल धराशायी हो जाते। तो रणमल की हत्या हो गई। अब ये कत्ल की रात है। यहाँ रणमल के साथ जितने भी राठौड़ हैं उन सबकी हत्या होगी। तो रणमल के एक पुत्र थे जोधा, जो बाद में जोधपुर बसाते हैं। तो जोधा यहाँ संगीत का आनंद ले रहे थे नीचे महलों में। लेकिन अब धीरे धीरे जोधा की भी चारों तरफ से यहाँ सैनिक आकर जुटने लगे। जोधा को भी, जोधा के साथ जितने भी हैं राठौड़, उन सबको समाप्त करना है। ये बात जो वहाँ पर एक जो संगीतकार था जो गा रहा था वो समझ गया कि अब कत्ल की रात जोधा पर गिरेगी। तो यहाँ कहते हैं कि उस संगीतकार ने मारवाड़ी भाषा में, क्योंकि वो मारवाड़ का था, तो मारवाड़ी भाषा में जोधा को चेता दिया। तब यहाँ पर बात आती है कि चूड़ा अजमल आबिया मांडू धक आग, और जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग। मारवाड़ी भाषा में यहाँ संगीतकार ने समझा दिया कि अब रणमल मारा जा चुका, चूड़ा अजमल दोनों भाई आ चुके हैं, जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मारी हो जाए। यहाँ पर जोधा समझ गए। जोधा ने यहाँ भी सबने राठौड़ों को समेटा और वहां से अपने घोड़े लेकर सीधे मारवाड़ की ओर निकल गए। पीछा कर रहे हैं चूड़ा, लेकिन यहाँ पर जोधा अपने राठौड़ों को लेकर मंडोर नहीं पहुंचते, बल्कि एक बीकानेर के गांव में पहुंचते हैं। लेकिन चूड़ा यहाँ पर जाकर मंडोर पर अधिकार कर लेते हैं, मतलब सीधे सीधे मेवाड़ का अधिकार मारवाड़ पर हो गया। बात उल्टी चल रही थी, मारवाड़ मेवाड़ पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर रावत चूड़ा की कूटनीति से मेवाड़ का अधिकार उल्टा मारवाड़ पर हो गया और मारवाड़ करीब 15 साल तक मेवाड़ के अधिकार में रहा। 1438 से 1453 तक जोधा निर्वासित जीवन जीते हैं। बार बार आक्रमण करते हैं मंडोर पर, राजधानी पर प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्राप्त कर ही नहीं पाते। तो ये सब भी अपने आप में पूरी कहानी है। फिर कैसे मंडोर प्राप्त हुआ, फिर बाद में जाकर पत्र भेजते हैं, जो कि बुआ लगती है हंसाबाई, और यहाँ पर हंसाबाई फिर बाद में जाकर दोनों के बीच संधि कराती है मेवाड़ और मारवाड़ के। अब मारवाड़ दिया जाना है जोधा को, लेकिन मारवाड़ की अब कैसे सीमा कैसे निर्धारित करें। तो यहाँ पर आंवल बावल की संधि हुई। ये बड़ी विचित्र संधि थी। आंवल बावल क्यों कहते हैं, कोई जगह का नाम नहीं है आंवल बावल। आंवल बावल का मतलब है कि जहाँ तक आंवले के पेड़ हैं वहाँ तक मेवाड़ निर्धारित हो, जहाँ पर हरी भरी चीज़ है वहाँ तक मेवाड़ निर्धारित हो, और बावल जहाँ से बबूल शुरू हो जाती है वो मारवाड़ कहलाएगा। तो ऐसे करके संधि हुई और ऐसे करके जोधा को दोबारा से 15 साल तक कष्ट पाए। जोधा के अपने आप में बड़ी अद्भुत इतिहास है जोधा का। तो जोधा को यहाँ दोबारा से अपना राज्य मिलता है और चूड़ा के जरिए ही ये मेवाड़ का अस्तित्व बच पाता है, वरना राणा कुंभा की भी हत्या रणमल कैसे कर ही देता। ऐसा ये इतिहास रहा मेवाड़ का। अब बात करेंगे हम राणा कुंभा की। राणा कुंभा जब अपनी अवस्था में आते हैं तो वे कैसा शौर्य प्रकट करते हैं। राणा कुंभा के बारे में आज़ादी के बाद जो इतिहासकारों की मीटिंग हुई तो उसमें इतिहासकारों को ये आश्चर्य हुआ कि एक राजा अपने एक जीवन में इतने काम तो नहीं कर सकता, तो वो कितने काम थे जो राणा कुंभा ने किए। इतिहासकारों को भी इस बात पर आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर भी इतिहास में उन आश्चर्यों को नहीं पढ़ाएगा। तो उस सब की चर्चा मैं अगले अध्याय में करूंगा। तो यहाँ तक हमने बात की। अब आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। यहाँ तक इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।